नमस्ते बच्चों, मेरा नाम विद्या वर्मा है और मैं जयंती लाल हिंदी सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका हूँ। बच्चों, आज हम लोग गणित भाग 1 का 5वां चैप्टर 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, उसमें प्रश्न संग्रह 5.2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, शाब्दिक समीकरण है, तो हम प्रश्न संग्रह 5.2 के कुछ सवाल हल करके देखेंगे। ठीक है, चलो फिर हम शुरू करते हैं। 5.1 आप सबने पढ़ा हुआ है। 5.1 में क्या दिया रहता था बेटा? हमें 5.1 सबने किया है, तो हमने देखा था हमें 2 समीकरण दिए हुए रहते थे और उन समीकरणों को हमें हल करना रहता था। अब यहाँ पे 5.2 में क्या करना है? हमें समीकरण बने बनाए नहीं दिए हुए हैं, हमें एक वाक्य दिया हुआ है, कुछ वाक्य दिए हुए हैं, कुछ शर्तें दी हुई है और उन शर्तों के आधार पे हमें समीकरण तैयार करना है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम 5.2 का पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, ये देखिए बेटा, हमारा पहला सवाल क्या है? हमें दिया हुआ है किसी लिफाफे में कुछ 5 रुपए के और कुछ 10 रुपए के नोट हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि एक लिफाफा है, लिफाफे के अंदर 5 रुपए के कुछ नोट रखे हुए हैं और कुछ नोट 10 रुपए के रखे हुए हैं और नोटों का कुल मूल्य 350 रुपए है। 5 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या के दुगुने से 10 कम है, तो लिफाफे में 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। तो यदि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें 2 शर्तें दी गई है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 2 शर्त दी हुई है। पहली शर्त देखो आप, कौन सी शर्त है पहली? कि लिफाफे में 5 रुपए के और 10 रुपए के कुछ नोट है, नोटों का कुल मूल्य 350 रुपए है। ठीक है, नोटों का कुल मूल्य 350 रुपए है, ये हमें पहली शर्त दी हुई है। तो हम क्या करेंगे बच्चा? हम लोग 5 रुपए के एक्स और वाई समीकरण हल करते समय हम एक्स और वाई के द्वारा समीकरण हल करते हैं। तो हम क्या मानेंगे? माना 5 रुपए के लिफाफे में 5 रुपए के नोटों की संख्या x है और 10 रुपए के नोटों की संख्या y है। तो चलो हम शुरू करते हैं हल करना। सबसे पहले हम मानेंगे, माना लिफाफे में 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? x है और 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मान लेंगे? y है। ठीक है, अब देखिए हमारी पहली शर्त क्या दी हुई है? नोटों का कुल मूल्य 350 रुपए है। ठीक है, मूल्य जैसे अगर मैं कहूं आप लोगों को कि उस लिफाफे में 5 रुपए के 4 नोट है, तो नोट का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 5 गुणे 4 20 रुपए। ठीक है, हमने क्या किया? मूल्य ज्ञात करने के लिए कुल नोटों की संख्या को 5 से गुणा कर दिया और 10 रुपए के अगर मैं कहूँ 6 नोट है तो कितने हो जाएंगे? 10 गुणे 6। तो कुल मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 और 10 से इसमें गुणा कर देंगे x और y में। तो देखो आगे हम क्या कर रहे हैं? पहली शर्त के अनुसार हम लिखेंगे, पहली शर्त के अनुसार 5 रुपए के नोटों का कुल मूल्य, नोटों का कुल मूल्य बराबर क्या करेंगे? 5 गुणे x। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया 4 नोट है तो हमने
5 गुणे 4 कर दिया, 20 रुपए मिल गए। परंतु हमने यहाँ पे क्या माना है, नोटों की संख्या x मानी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, 5 गुणे x बराबर 5x हो गया। और सेम उसी तरह से हम 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य बराबर 10 गुणे y, कितना हो जाएगा, 10y। ठीक है, अब हमारी शर्त देखिए क्या दिया है, नोटों का कुल मूल्य कितना है, 350 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350। ये हमारी पहली जो शर्त दी हुई है हमें कि कुल मूल्य कितना है, लिफाफे में कुल रकम कितनी रखी हुई है, 350। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया। ठीक है, समीकरण 1। अब क्या करेंगे हम, इसी तरह से आगे देखो, प्रश्न देखो, हमारी दूसरी शर्त क्या है, 5 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या के दुगने से 10 कम है। ठीक है, क्या बोल रहा है प्रश्न में कि 5 रुपए के नोटों की संख्या अर्थात x, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरी शर्त। ठीक है, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार देखिए, 5 रुपए के नोटों की संख्या, 5 रुपए के नोटों की संख्या हमने क्या मानी है, x। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या मतलब x बराबर 10 रुपए के नोटों की संख्या के दुगुने से, 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, y। तो 10 रुपए के नोटों की संख्या के दुगुना अर्थात 2y से 10 कम है, तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 10। ठीक है, देखो 5 रुपए के नोटों की संख्या अर्थात x क्या है, 10 रुपए के नोटों की संख्या के दुगुने से 10 कम है। ये हमने प्रश्न के आधार पे हमारा समीकरण तैयार कर दिया है। अब क्या करेंगे हम, y को इस तरफ लेके जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2y बराबर के दूसरी तरफ लेके गए, ये प्लस 2y था, यहाँ पे माइनस 2y हो गया बराबर, ये माइनस 10 यहीं पे है। तो ये हमें मिल गया हमारा समीकरण दूसरा। ठीक है, आगे हम जैसे हमने एक्सरसाइज 5.1 में किया था, सेम वैसे ही हमको मिल गया। ये देखो हमारा पहला समीकरण मिल गया हमको 5x प्लस 10y बराबर 350, और दूसरा समीकरण हमें मिला है x माइनस 2y बराबर माइनस 10। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हमको पता है समीकरण कैसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये प्लस 10y है, ये माइनस 10y है। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं बच्चों, जो हमारा जो प्लस और माइनस हमारे पास जो दो समीकरण रहते हैं, उसमें जो अलग अलग चिन्ह वाले रहते हैं, जैसे ये प्लस 10y है, ये माइनस है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये प्लस माइनस को इक्वल कर दें। ये 10y है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये 2y को 10y में बदल दें, ताकि दोनों सेम हो जाए और कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण इसको 10 में बदलने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देंगे पूरे समीकरण 2 में, तो ये 2 पंचे 10y हो जाएगा। ऑलरेडी हमको समीकरण 1 में 10y दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 10y कैंसिल हो जाएगा। मैं करके दिखाती हूँ यहाँ पे आप लोगों को। सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, चलिए इसमें 5 से गुणा कर देते हैं हम, ये हमारा दूसरा समीकरण, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2 पंचे 10y बराबर 10 गुणे 5 50, तो ये माइनस 50 हो गया। ये हम इसे लिख देंगे, नाम दे देंगे समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, समीकरण पहला देखो और समीकरण तीसरा, यहाँ पे प्लस 10y है, ये माइनस 10y है, तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे या घटा देंगे, तो जोड़ देंगे, क्योंकि अलग चिन्ह है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1
तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर। ओके, लिख दो। पहला समीकरण क्या है? 5x प्लस 10y, ये हमारा पहला समीकरण, हम पूरा वैसे ही उतार देंगे, बराबर 350। ये हो गया पहला समीकरण। और समीकरण तीसरा कौन सा है? ये 5x माइनस 10y इज इक्वल टू -50। ये है समीकरण तीसरा। ठीक है, जोड़ना है हमको, तो ये हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया। अब 5x और 5x जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू 350 माइनस 50, 350 में से 300 गए, हमको मिल जाएगा 300। अब क्या करेंगे? x, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 300 डिवाइड बाय 10। ठीक है, ये 10 गुणे x है, बराबर के इस तरफ आएगा, भाग हो जाएगा, तो बटे में आ गया 300 भागे 10, 0 0 कट गया। x का मान कितना आ गया? 30। ठीक है, अब ये x का मान क्या करेंगे हम? किसी हमारे पास जो भी समीकरण है उसमें हम x का मान रख के हल कर देंगे, तो हमें y का मान मिल जाएगा। चलो देखते हैं, ये आगे मैं कर रही हूँ, देखिए। अब ये x बराबर 30 का मान मैं किस में रख देती हूँ? समीकरण 1 में रख देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास पहला समीकरण है, ये देखिए 5x प्लस 10y बराबर 350, ये हमारा पहला समीकरण है। तो मैं लिखूंगी x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ये रहा पहला समीकरण, मैं इसमें x का मान रख देती हूँ। ठीक है, 5x प्लस 10y, तो x का मान हमें कितना मिला है? 5x, तो 5 गुणे x का मान 30 मिला हुआ है हमें, तो 5 गुणे 30 प्लस 10y, इसे ऐसे ही रखेंगे, बराबर 350। अब इसे हल कर लेते हैं हम। 5 गुणे 30, 5 तिहाई 15, तो 150 प्लस 10y इज इक्वल टू 350। अब क्या हो जाएगा? ये 150 बराबर के इस तरफ चला जाएगा, तो हम लिखेंगे 10y बराबर 350 माइनस 150। क्या हो जाएगा? 350 में से 350 में से 150 गए, कितना मिलेगा हमें? घटा दो, 200। y बराबर कितना मिल जाएगा? फिर से वही है, y यहाँ पे गुणा है, 10 गुणे y बराबर के इस तरफ आएगा, तो गुणा भाग में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा 200 बटे 10, 0 0 कट गया। y का मान कितना आ गया? 20। ठीक है बेटा, तो x का मान हमें कितना मिल गया? ये हमें मिला था x का मान 30 और y का मान 20। हमें लास्ट में देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? दुगने से 10 कम है, तो लिफाफे में 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो हमें मिल गई संख्या, हम लास्ट में आंसर लिखेंगे, लिफाफे में 5 रुपए के 30 नोट तथा 10 रुपए के कितने नोट है? 20 नोट है। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने पहला सवाल हल कर लिया। एक बार नजर डाल लीजिए आप लोग। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, ये देखना। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमें,
किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगुने से एक अधिक है। ठीक है, भिन्न का हर, हमको अंश और हर एक भिन्न दी हुई है, हम सबको पता है भिन्न किस तरह से रहती है, बटे वाली संख्याओं को हम भिन्न कहते हैं जिसमें अंश और हर होता है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है भिन्न का हर उसके अंश के दुगुने से एक अधिक है। तो सबसे पहले हम भिन्न का अंश और हर मान लेंगे। तो हम क्या मानेंगे, सबसे पहले माना भिन्न का अंश x है और हर y है। ठीक है, हर प्रश्न के शुरुआत में हमें x और y मानकर सवाल हल करने की शुरुआत करनी है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे शर्त दी हुई है हमको वैसे लिखते जाना है और हल करते जाना है। तो चलो देखते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, हम माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है। ओके, अब वो भिन्न क्या हो जाएगी, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगी, अंश बटे हर, तो ये अंश x हो गया, x बटे y। ओके, अब चलो हम देखते हैं हमारी पहली शर्त क्या दी हुई है, किसी भिन्न का हर अर्थात y। ठीक है, हमने हर को क्या माना है, y, तो हम क्या लिखेंगे, पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त के अनुसार, चलो देखते हैं, भिन्न का हर अर्थात y उसके अंश के दुगुने से। ठीक है, हर कैसा है, y बराबर अंश का दुगुना, अंश x है तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 2x, अंश के दुगुने से एक अधिक है, अधिक मतलब +1। ओके, तो ये हमारी पहली शर्त हो गई कि भिन्न का हर उसके अंश के दुगुने से एक अधिक है। अब हम क्या करेंगे, इसे समीकरण पर बदल देंगे। तो क्या करेंगे, y को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे और एक को हम उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, 2x माइनस y, ये प्लस y है, बराबर के इस तरफ आया, माइनस y हो गया, बराबर एक को हम इस तरफ लेके आ रहे हैं तो +1 का -1 हो गया। ये हमारा हो गया समीकरण पहला। ओके, पहला समीकरण, पहली शर्त पे हमारा पहला समीकरण तैयार हो गया है। अब हमारी दूसरी शर्त क्या है, अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, अंश और हर, ये हमारा अंश है, ये हर है, दोनों में एक एक जोड़ देंगे, +1 तो अनुपात कितना मिलता है, बराबर 1:2 अर्थात बराबर 1/2। तो चलो देखो हम इसे कैसे लिखेंगे, ये हमारी दूसरी शर्त है, तो हम लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार ठीक है, अंश और हर में एक जोड़ने पर, मतलब x+1 और y+1 बराबर कितना मिलता है अनुपात, 1:2, मतलब 1/2। ठीक है, अब इसे हम कैसे हल करते हैं बेटा, हमने तिर्यक गुणा करना सीखा है, तो ये 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 1 का गुणा इसमें कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये देखो मैं करके दिखा रही हूँ, 2 गुणे x+1 और ये हो जाएगा 1 गुणे y+1, तो क्या हो गया, ये 2x। ठीक है, प्लस 2 गुणे 1 2, बराबर 1 का गुणा किसी में भी करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा, तो ये हमारा y+1 जैसे का तैसा उतार देंगे हम। फिर आगे क्या करेंगे, y को हम बराबर के इस तरफ लेके आएंगे और संख्या को हम उधर लेके जाएंगे, तो ये 2x प्लस y है, बराबर के दूसरी तरफ आया, -y हो गया, ये 1 ऐसे ही रखेंगे, ये +2 है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो दूसरी तरफ गया तो -2 हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, 2x माइनस y बराबर -1। ये क्या मिला हमें, समीकरण
दूसरा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, ये हमारा पहला समीकरण था 2x माइनस वाई बराबर -1। और दूसरा समीकरण भी हमें क्या मिला है, 2x माइनस वाई बराबर -1। दोनों सेम है समीकरण, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो दोनों समीकरण सेम है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा होता है तो हम किसी भी एक समीकरण में, हालांकि दोनों सेम है, तो हम कोई भी समीकरण एक लिखे या दो लिखे, उसमें हम कुछ मान लेते हैं, जैसे x का मान लेंगे या y का मान लेंगे, और दूसरा जो मान है उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि पहले तो हम लिखेंगे दोनों समीकरण समान है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 समान है, इसलिए क्या होगा, इसके कई सारे हल हमको मिल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक समीकरण ले लेंगे, इसलिए इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, अनंत मतलब कई सारे, इसलिए इसके अनंत हल होंगे। मतलब मान कुछ फिक्स नहीं है, इसका आंसर फिक्स नहीं रहेगा, आप जो मानोगे वही आपका, उसी के आधार पे आंसर आएगा। तो हम क्या मान लेंगे, हमारा जो समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर -1, इसमें हम मान लेते हैं x बराबर 1। ठीक है, हम x का मान 1 रखकर y का मान निकालेंगे, तो हम लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, ये समीकरण में। ठीक है, चलो हम यहाँ पे x का मान रख देते हैं। तो 2x है, मतलब 2 गुणे 1 माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, x की जगह पे मैंने क्या रखा, x का मान मैंने जो माना है वो रख दिया, x का मान मैंने 1 माना है, तो 2 गुणे 1 माइनस वाई बराबर -1। हल कर लेते हैं हम, 2 1 का 2 माइनस वाई बराबर -1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर ये -1, ये 2 है, बराबर के इस तरफ आएगा। ठीक है, दूसरी तरफ, तो +2 का -2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -y बराबर -3। दोनों माइनस माइनस है, कट जाएंगे माइनस, तो y का आंसर, y का मान कितना आ गया, 3। ठीक है, तो हमें पहला भिन्न क्या मिल गया, हमें पहला भिन्न प्राप्त हुआ है y, x बटे y है ना बेटा, तो हमें पहला इसलिए भिन्न बराबर, ये देखो x का मान कितना आया हमारा, x का मान हमने 1 माना है, तो 1, y का मान हमें मिला है 3। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम दूसरा लेना चाहे, जैसे x बराबर 2 रखने पर, आप लोग कुछ भी रख के कर सकते हैं, x बराबर 2 3 4। ठीक है, तो x बराबर 2 रखने पर समीकरण वही रहेगा हमारा, 2x माइनस वाई बराबर -1। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 रख के हल करेंगे, तो 2x है ना, तो 2 गुणे x का मान 2 माइनस वाई बराबर -1, ये हमारा समीकरण है, इसमें हम मान रख रहे हैं। ठीक है, हल कर लेते हैं इसे, 2 गुणे 2 4 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, सेम वैसे ही है। फिर -y बराबर ये -1, ये +4 बराबर के इस तरफ आएगा, -4 हो जाएगा, तो -y इज इक्वल टू -5। माइनस कट गया, y का मान हमें मिल गया 5। तो हमारा जो दूसरा भिन्न है वो हमें क्या प्राप्त हुआ, भिन्न बराबर x का मान हमने कितना माना था, 2, तो 2, और y का मान आया हमारा 5, तो 2/5। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि हमें कई हल प्राप्त हो रहे हैं ना बेटा, तो हम हमारा जो आंसर है वो इस तरह से लिख देंगे, आंसर वह भिन्न, पहला क्या प्राप्त हुआ है हमें आंसर 1/3, दूसरा 2/3। अगर हम 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/5 है बेटा, सॉरी गलती हो गई है, 2/5। ठीक है, आप देखोगे तो एक संख्या का गैप आ रहा है हर में। ठीक है, अगर हम 1 2 3 4 5 ऐसे मानते हैं, तो 3 4 का गैप है 5, फिर यहाँ पे 6 का गैप आ जाएगा 7,
4/7 के बाद एक संख्या का गैप आएगा, 8, 9 हो जाएगा। इस तरह से हमें कई सारे इसके हल प्राप्त होंगे। ठीक है, इसलिए हम इस तरह से डैश डैश करके इसे छोड़ देंगे। ओके बेटा, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। देखिए ध्यान से, ये हमारा हल हुआ लास्ट का आंसर। तो ये हमारा पहला और दूसरा प्रश्न हो गया। आगे कुछ और प्रश्न हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें। अगला प्रश्न है हमारा, दीपिका की आयु का योगफल प्रियंका और दीपिका की आयु का योगफल 34 वर्ष है। ठीक है, प्रियंका और दीपिका की आयु दी हुई है हमें, और उनका योगफल बोला गया है कि अगर दोनों की आयु को हम जोड़ते हैं तो 34 वर्ष प्राप्त होगा। अब हमने सीख लिया हमें क्या मानना रहता है, कैसे मानना है। तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, माना प्रियंका की आयु x वर्ष है और दीपिका की आयु y वर्ष है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम इसे भी हल करना। सबसे पहले हम मानेंगे, माना माना प्रियंका की आयु बराबर x वर्ष और दीपिका की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमारी शर्त देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहली शर्त हमें दी हुई है, प्रियंका और दीपिका की आयु का योगफल 34 वर्ष है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली शर्त के अनुसार x प्लस वाई, योगफल मतलब प्लस, तो x प्लस वाई बराबर 34। तो हम लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार x प्लस वाई बराबर 34। तो ये हमारा हो गया समीकरण पहला। ओके, अब आगे देखते हैं। दूसरी शर्त हमें क्या दी हुई है, प्रियंका दीपिका से 6 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो दूसरी शर्त हमें जैसे जैसे शर्तें दी हुई है वैसे लिखते जाएंगे। गणित में बेटा हमारा प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो हमें डायरेक्ट हल करना नहीं शुरू कर देना है। हमें हमारे जो आंसर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है कि लोग उसे पढ़े और हमें पूरे मार्क्स मिल जाए, इस तरह से लिखना है। तो हम ये पहली शर्त, दूसरी शर्त इस तरह से लिख के संबोधित करेंगे अपने आंसर में। तो हम लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार क्या है, दूसरी शर्त प्रियंका दीपिका से 6 वर्ष बड़ी है। तो प्रियंका की आयु हमने क्या मानी है, x। तो हम क्या लिखेंगे, प्रियंका इज इक्वल टू x बराबर दीपिका से, दीपिका की आयु कितनी है y, तो y से 6 वर्ष बड़ी है, बड़ी मतलब ज्यादा ना, प्लस, तो हम ये 6 वर्ष बड़ी है इसलिए +6 कर दिए। अब क्या करेंगे हम, y को यहाँ लेके आएंगे बराबर की दूसरी तरफ, तो x माइनस वाई प्लस वाई था, बराबर की दूसरी तरफ गया माइनस वाई हो गया, बराबर 6। तो ये हमें क्या मिल गया, समीकरण दूसरा प्राप्त हो गया। हमें 2 समीकरण मिल गए और बहुत आसान समीकरण मिले हैं, हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, पहले से ही चिन्ह अलग अलग है, तो हम इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे हम आगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए लिख देते हैं हम। पहला समीकरण हमारा ये रहा,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 34। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। दूसरा समीकरण, इसे हम जोड़ रहे हैं तो प्लस, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? 2x 34 प्लस 6, 34 और 6 कितना हो गया? 40। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 40, ठीक है। सॉरी, x बराबर 40, ये 2 गुणा है, इस तरफ आ जाएगा तो भाग, कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 0। x का मान कितना आ गया बेटा? 20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x के मान को किसी भी समीकरण, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के हल कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 में रख के हल करते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। पहला समीकरण कौन सा हमारा? x, ये देखिए पहला समीकरण, तो हम इसमें x का मान रख देते हैं। इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे? 20। तो 20 प्लस y बराबर कितना है? 34। तो y का मान कैसे निकालेंगे हम? y बराबर क्या हो जाएगा? 34, ये प्लस 20 है, बराबर के दूसरी तरफ गया, माइनस 20 हो गया। y बराबर 34 में से 20 गया, कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 14। ओके, 14। तो हमने क्या माना था? हमने प्रियंका की आयु को x माना था, तो प्रियंका की आयु कितनी मिल गई? 20 वर्ष। और दीपिका की आयु को हमने y माना था, तो दीपिका की आयु हमें 14 वर्ष मिल गई, ठीक है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन लास्ट में दिया है, तो उन दोनों की आयु ज्ञात करो, ठीक है। उन दोनों की आयु ज्ञात करो। हमने, हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे, हम लास्ट में लिखेंगे। जिस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा गया है, हम आंसर भी उसी तरह से फ्रेम करेंगे हमारा, हम लिखेंगे। इसलिए प्रियंका की आयु, प्रियंका की आयु कितनी है? 20 वर्ष, 20 वर्ष है, तथा दीपिका की आयु, दीपिका की आयु 14 वर्ष है, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से हमने तीसरा प्रश्न सॉल्व कर लिया है। देख लीजिए आप लोग एक बार, आपको जहां पे भी कुछ डाउट रहेगा अंडरलाइन करके रखिए। हम हमारे क्वेश्चन सेशन में अभी थोड़ी देर में जो भी आपके डाउट रहेंगे आप पूछिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये देखो, अगला प्रश्न हमें दिया गया है, किसी चिड़ियाघर में, एक चिड़ियाघर है, उसमें शेर और मोर की कुल संख्या 50 है। सेम तीसरे प्रश्न के जैसा ही है बेटा, अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो अपने साथ, अपने आप करना शुरू करिए। मैं हल करूंगी तो आप टैली करते जाइए कि आप सही कर रहे हो या गलत। एग्जैक्टली तीसरे प्रश्न की तरह ही है। किसी चिड़ियाघर में शेर और मोर की कुल संख्या 50 है। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत जैसे कि मैंने आपको बताया, हम सबसे पहले x और y मानते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, माना चिड़ियाघर में शेर की संख्या x है और मोर की संख्या y है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, माना चिड़ियाघर में शेर की संख्या x और मोर की संख्या y है। चलो शुरू करते हैं हम। माना
चिड़ियाघर में शेरों की संख्या हमें पता नहीं है कितने शेर हैं, इसलिए शेरों की संख्या x है तथा मोरों की संख्या y है। ओके, अब हमारी पहली शर्त जो दी हुई है, क्या दी हुई है कि शेर और मोरों की कुल संख्या 50 है। तो हम लिख देंगे पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त के अनुसार x प्लस वाई कुल संख्या कितनी है, शेर और मोर की 50 है। तो हमने शेर की संख्या x मानी है और मोर की संख्या y मानी है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 50। यह हमारा हो गया समीकरण पहला। ओके, अब आगे क्या दिया हुआ है, उनके पैरों की कुल संख्या 140 है। ठीक है, हमें उनके पैरों की, मोरों की संख्या और शेरों की संख्या तो दी हुई है पहले समीकरण में, पहले जो पहली शर्त है उसमें। अब दूसरी शर्त में हमें दिया हुआ है कि उनके पैरों की कुल संख्या 140 है, पैर। तो अब शेर के कितने पैर होते हैं बेटा, 4 पैर, और मोर के कितने पैर होते हैं, 2। तो कुल पैर जितने भी शेर और मोर है सभी के यदि पैर गिने जाए तो कितने हैं, 140 हैं। तो हम 4 पैर और ये मोर के 2 पैर, इस तरह से हमारा समीकरण बनाएंगे। तो दूसरी शर्त हम लिखेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार शेर के पास कितने पैर हैं, हम वो सब लिखेंगे। शेर के पैर 4 पैर तथा मोर के 2 पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। इसलिए शेर के पैरों की संख्या हम लिखेंगे, शेर के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, जैसे समझ लीजिए अगर जंगल में 2 शेर हैं, ठीक है, 2 शेर हैं, तो उनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 4। ठीक है, 2 शेर और उनके 4 पैर, तो 2 गुणे 4 किए मैंने 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुल जितने शेर हैं, हमने शेर की संख्या x मानी है, उनके पैर 4 है, तो 4 गुणे x कितना हो जाएगा, 4x। उसी तरह मोर के पैरों की संख्या भी हो जाएगी, मोर के पैरों की संख्या जैसे मैंने आपको शेर का बताया, सेम उसी तरह से मोरों का भी हो जाएगा। उनके पास 2 पैर है, मोर के पैर को हमने y माना हुआ है, तो 2 गुणे y। ठीक है बेटा, 2 गुणे y, तो ये हो जाएगा 2y। ठीक है, अब हमारी शर्त क्या है, उनके पैरों की कुल संख्या। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार 4x की उनके कुल पैरों की संख्या 140 है, इसलिए हम क्या करेंगे, 4x प्लस 2y बराबर 140। ठीक है, अब यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो सब में क्या है, 2 से भाग जाने वाली संख्याएं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि हमारा पहला समीकरण देखो क्या है, x प्लस वाई बराबर 50। ये हमारा पहला समीकरण है, हमें केवल x और y चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से सारे पक्षों में भाग जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण में दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये हम इसे लिख देते हैं समीकरण दूसरा। फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से भाग देने पर, यदि हम भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, नया समीकरण। 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2x। यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 2 2 कट जाएगा, सिर्फ y मिलेगा हमें।
140 में भी हम 2 से भाग देंगे, 2 सते 14 और ये 0, हमें 70 मिल जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण तीसरा। ठीक है, जो भी हम चेंज करके बनाते हैं उसको नया समीकरण देते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा समीकरण हो गया। अब देखो हमारा पहला समीकरण ये रहा, x + y = 50, और नया समीकरण जो हमने बनाया वो क्या है, 2x + y = 70। अब देखो बेटा, यहाँ पे +y हम क्या करना है, हमें एक को माइनस करके कट कर देना है, कैंसिल करना है, ताकि हमें x का मान मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे समीकरण को, घटाएंगे। ठीक है, हम जोड़ेंगे कब, जब दोनों अलग अलग चिन्ह रहेंगे, एक प्लस रहेगा और एक माइनस। यहाँ पे दोनों प्लस है इसलिए हम इसे घटाएंगे। चलो, तो हम क्या कर देंगे, समीकरण, ये बड़ी संख्या है 70, 50 छोटी संख्या है, तो हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, लिख दीजिए तीसरा समीकरण, 2x + y = 70। क्या हो गया, ये समीकरण 3। ठीक है, पहला समीकरण कौन सा है, ये x + y = 50, पहला समीकरण हमें मेंशन करना है ये। अब हम घटा रहे हैं ना, घटाने पर तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है बेटा, घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस, ये प्लस है, ये भी माइनस, यहाँ पे भी ये प्लस है, धनात्मक है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये +y, ये -y कट गया, 2x में से x गया, सिर्फ x बचा, 1x, 70 में से 50 माइनस हुआ, कितना आ गया, 70 में से 50 गए, 20, तो हमें x कितना मिल गया, 20। अब हम क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख के हल करेंगे और y का मान ज्ञात कर लेंगे। चलो देखते हैं, हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में। ठीक है, ये रहा हमारा पहला समीकरण, मैं इसमें रख देती हूँ, x का मान 20 है तो x की जगह पे मैं 20 रखती हूँ, तो 20 + y = 50। तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे y = 50, ये +20 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, -20 हो गया, 50 में से 20 गए, 30, तो हमें y का मान कितना मिल गया, 30। तो x = 20 आया और y = 30 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, तो चिड़ियाघर में शेर और मोरों की संख्या ज्ञात करो। तो शेर की संख्या क्या हमने मानी थी, x, तो x का मान कितना आ गया, 20, और मोर की संख्या हमने y मानी थी, तो y का मान आया 30। हम आंसर क्या लिखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए चिड़ियाघर में शेर की संख्या कितना है, x का मान 20 = 20, और मोर की संख्या, मोरों की संख्या बराबर 30। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके बेटा, देख लीजिए एक बार। ओके, तो ये चौथा प्रश्न हो गया हमारा। आगे कुछ प्रश्न है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पांचवा, देखो पांचवा प्रश्न क्या दिया हुआ है हमें, संजय को नौकरी करने पर प्रति माह कुल वेतन कितना मिलता है, संजय को नौकरी करने पर प्रति माह कुछ वेतन मिलता है। ठीक है, प्रति वर्ष उसके वेतन में निश्चित रकम की बढ़ोतरी होती है। उसकी जो पगार है उसमें हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रही है। यदि 4 वर्ष बाद उसका वेतन
प्रति माह 4,500 रुपए हो, ठीक है। 4 साल के बाद यदि उसको हर महीने 4,500 रुपए प्राप्त हो रहे होंगे और 10 साल बाद उसका वेतन प्रति माह 5,400 रुपए हुआ हो, ठीक है। 4 साल के बाद उसकी पगार कितनी हो गई है? 4,500, और वहीं पे 10 साल के बाद उसकी पगार 5,400 रुपए हो गई हो, तो उसका प्रारंभिक वेतन और वार्षिक बढ़ोतरी की जो रकम है वो ज्ञात करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे हमको दो अलग अलग चीजें कौन सी दी हुई है? एक तो दी हुई है कि उसको कुछ वेतन मिलता है, तो हम क्या मान लेंगे? माना संजय को प्रति माह x रुपए वेतन मिलता है, और दूसरी चीज दी हुई है रकम की बढ़ोतरी, ठीक है। उसकी रकम में प्रति वर्ष जो बढ़ोतरी हो रही है वो, तो हम क्या लिखेंगे? y को क्या मान लेंगे? प्रति वर्ष वेतन में होने वाली जो बढ़ोतरी है उसे हम y मान लेंगे, ठीक है। इस तरह x और y मानकर हम आगे का सवाल करेंगे। 4 वर्ष बाद उसका वेतन प्रति माह 4,500 रुपए हो गया हो, ठीक है। हर महीने उसे 4 साल के बाद 4,500 रुपए मिल रहे होंगे, तो 4 वर्ष के बाद उसके वेतन में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो वेतन में बढ़ोतरी को हमने y माना है, तो क्या करेंगे? 4 वर्ष बाद मतलब 4y। उसी तरह से 10 वर्ष बाद, 10 साल के बाद, तो वेतन में बढ़ोतरी होकर उसका प्रति माह कितना मिल रहा है? उसकी पगार हर महीने कितनी आ रही है? 5,400। तो 10 वर्ष बाद वेतन में बढ़ोतरी उसकी कितनी हो जाएगी? 10 गुणे y, 10y, ठीक है। तो आप इस तरह से दो समीकरण बना लेंगे। पहला समीकरण हो जाएगा x + 4y बराबर 4,500, और दूसरा समीकरण हो जाएगा x + 10y बराबर 5,400, ठीक है। ये हमारे पास दो समीकरण मिल जाएगा। इन दोनों समीकरणों को आप हल करोगे, आपको x या y का मान मिल जाएगा। उस मान को आप किसी भी एक समीकरण में हल करिए, रखकर हल करेंगे तो आपको दूसरा मान मिल जाएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा पांचवा और छठा सवाल करने की। तो इस तरह से आज हम लोगों ने हमारा जो पांचवा चैप्टर है, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, उसका प्रश्न संग्रह 5.2 का पहले से लेके 5वें तक के सवाल हल किए हैं, ठीक है। इसमें यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, जो भी हमने सवाल हल किए हैं, और कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछिए।